नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस की, है ना। इसमें सामाजिक सुधार आंदोलन लिए मैंने इस तरफ, और कुछ संस्थाएं ली हैं जो हमारे भारत में आज़ादी के समय, आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी अंग्रेजी सरकार से, तो उस समय बनाई अलग अलग समाज सुधारक के लिए। और कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम भी लिए हैं जो अलग अलग अधिनियम बनाए गए थे सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए। तो वीडियो में अंत तक रहें और देखते हैं। बस रिवीजन के लिए ये क्लास है, हालांकि पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार इन क्लासेस को, है ना। तो देखो, सबसे पहले एक सभा लिखी है मैंने, इसका नाम है आत्मीय सभा। की स्थापना करी साहब 1815 में हुई थी स्थापना, यानी कि 19वीं सदी में। सदी की बात करें तो, और वर्ष की बात करें तो 1815। व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय ने इस सभा की स्थापना करी कलकत्ता में, बंगाल की राजधानी कलकत्ता में इसकी स्थापना करी थी, ये नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट है ब्रह्म समाज, खूब पढ़ी होगी आपने, 1828 में बनी थी ब्रह्म समाज। बनाने वाले थे राजा राम मोहन राय। तारीख लिखें तो तारीख भी लिख लेना, 20 अगस्त की तारीख थी और जगह थी कलकत्ता। ये सब समाज इस वजह से बनाई क्योंकि सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए, है ना। समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उनको दूर करने के लिए सामाजिक संगठन बनाए गए अलग अलग। इनको सिर्फ रिवीजन के लिए रटते रहो। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय जी ने करी, राम मोहन राय। और एक और व्यक्ति था अंग्रेज इसमें, डेविड हेयर करके, डेविड हेयर, और इन दोनों ने मिलकर के करी, है ना। हिंदू कॉलेज बनाई है, कलकत्ता में बनाई 1817 में। वेदांत कॉलेज, वेदों का ज्ञान दिया जाता था, नाम से ही पता पड़ रहा है। वेदांत मतलब वेदों का ज्ञान, वेदों से संबंधित थी। 1825 में किसने स्थापना करी? राजा राम मोहन राय। कहाँ पे? कलकत्ता में। ज़्यादातर कलकत्ता में स्थापना करी राजा राम मोहन राय ने, जितने भी संस्थान थे। ठीक है, आगे देखो, यंग बंगाल आंदोलन था जी। कौन सा आंदोलन है? यंग बंगाल। 1828 में हेनरी विवियन डेरेजियो ने चलाया जी यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी विवियन डेरेजियो जो एक अंग्रेज था, इसने शुरू किया था यंग बंगाल 1828 में। अगली एक संस्था है तत्वबोधिनी सभा। ये भी एक सभा थी, क्या नाम रखा है इसका? तत्वबोधिनी सभा है। 1830 में किन्होंने? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। और कहाँ पे स्थापना करी? कलकत्ता में। अगर शहर आपको जाना है तो कलकत्ता में पढ़िए इसको, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा। अगला है राधा स्वामी आंदोलन, या इसके पीछे लिखा रहता है राधा स्वामी सत्संग भी लिखा रहता है, ठीक है। आगरा में, आगरा के लोग बहुत प्रचलित है जी, बहुत सुना होगा। तो 1861 में बना था जी, यह आंदोलन चला था 1861 में। आगरा में है जी राधा स्वामी सत्संग, और इसकी स्थापना शिवदयाल साहब ने करी, जिन्हें तुलसी राम के नाम से भी जाना जाता था। ये दोनों नाम मैंने लिख दिए, लिख लेना, है ना। राधा स्वामी सत्संग आगरा में दयालबाग वाले हिस्से में स्थित है ये वाला, और बहुत बड़ी कॉलेज भी है, अपनी यूनिवर्सिटी है इनकी। वेद समाज 1864 में स्थापना होता है। वेद समाज का ही अर्थ था, वेदों से संबंधित थी। श्री धरलू नायडू, के धरलू नायडू ने इसकी स्थापना करी थी, और कहाँ पे बनाया था? मद्रास में। के श्री धरलू नायडू के द्वारा मद्रास में बनाई गई वेद समाज 1864 में, लिख लेना। भारतीय नव ब्रह्मा समाज, देखो ब्रह्मा समाज तो किसने बनाई? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ गया ब्रह्मा समाज? ये रहा ब्रह्मा समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने, कलकत्ता में। लेकिन अगर ब्रह्मा समाज के सामने ये वाला नाम दिख जाए पेपर में, या भारतीय नाम लिखा हुआ दिख जाए, तो ये दोनों नए नाम हैं, भारतीय ब्रह्म समाज या नव ब्रह्म समाज, मैंने दोनों ऐड कर दें। तो ये बनी थी 1865 में, और बनाने वाले थे केशव चंद्र सेन जी। अंतर है बस, केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना करी थी, नोट कर लेना। अगला है दार उल उलूम, देवबंद आंदोलन के नाम से फेमस था ये। देवबंद एक जगह है जो कि कौन से जिले में? सहारनपुर में, ठीक है। दार उल उलूम नामक एक आंदोलन चलाया गया, शिक्षा से संबंधित था, मुस्लिम लोगों को शिक्षा देने से। 1866 में चलाया गया ये आंदोलन। मोहम्मद कासिम ननौतवी मुस्लिम लीडर थे, इनका नाम था मोहम्मद कासिम ननौतवी ने चलाया था। ये मुस्लिम लोगों की, बच्चों की शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रार्थना समाज। ये भी सामाजिक सुधार संगठन था। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने, और केशव चंद्र सेन, इसमें दोनों नाम पढ़ लेते हैं, केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग, दोनों को पढ़ लेना है ना। वो भी लिख लेना, मैंने एक ही नाम लिखा है, आत्माराम पांडुरंग। और कहाँ पे स्थापना करी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थापना करी, है ना। सबका उद्देश्य था समाज का सुधार करना, क्योंकि पीछे क्या है? समाज, आर्य समाज। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्य समाज बनी 10 अप्रैल 1875 को। वर्ष याद रखना सिर्फ 1875। किसने बनाई? दयानंद सरस्वती जी ने बनाई आर्य समाज की स्थापना। और कहाँ पे करी? ये भी महाराष्ट्र में करी, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो ये मुंबई में स्थापना करी। बम्बई हमको जम गई,
बम्बई में स्थापना करी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। सोसाइटी का भी मतलब क्या है, समाज है भाई साहब, अंग्रेजी में लिख रखा है और कोई बात नहीं यहाँ पे। थियोसोफिकल सोसाइटी कब बनी, 1875 में बनी ये सोसाइटी, 1875 में। बनाने वाली एक महिला थी मैडम ब्लावस्की। आगे एक मैडम शब्द और लगा लेते हैं, पेपरों में कई बार लगा रहता है मैडम ब्लावस्की, ये रूस की थी। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कर्नल अलकाट, कर्नल और लगा लेना नाम के सामने, अलकाट, ये अलकाट आधा लाए हैं। कर्नल अलकाट कहाँ के थे, अमेरिका के। तो इन दोनों ने मिलकर के ये समाज बनाई। फिर इसी समाज को भारत में आगे बढ़ाया गया 1882 के आसपास, है ना। भारत में भी इसकी स्थापना करी गई मद्रास में 1882 के आसपास। अगला पॉइंट है केंद्रीय हिंदू कॉलेज। केंद्रीय, केंद्र की, और कैसी कॉलेज है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में होती है। और 1898 में एनी बेसेंट ने स्थापना करी थी। कहाँ पे करी, बनारस में। एनी बेसेंट ने बनारस में स्थापना करी थी, ये नोट कर लेना। बस में रिवीजन के लिए क्लासेस है, ये तो अंतिम समय में आपके लिए, वैसे हमने पढ़ा रखे हैं ये सब, और आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। अब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए कोई पता नहीं, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में से आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ ही सकता है एक आध क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखनी है। समाज आ सकती है ना, ब्रह्म समाज है, जैसे आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना है, थियोसोफिकल सोसाइटी है, प्रार्थना समाज है। यानी कि संस्थापक देख लो, वर्ष देख लो, राज्य देख लो, ये 2-3 चीज़ देखनी है आपको। अगला पॉइंट हमने लिखा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, और किसने करी, करवे ने, प्रोफेसर करवे। इनको भारत रत्न भी दिया था बाद में भारत सरकार ने। भारतीय महिला विश्वविद्यालय यानी कि महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय बनाया गया जी 1916 में, और बम्बई में बनाया गया था जी। शिशु की हत्या करी जाती थी, ऐसा समाज में बुराई थी जी, बहुत सारी अलग अलग प्रथाएं चल रही थी हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में। जब अंग्रेजी शासन था तो ये प्रथाएं कब से चली आ रही थी, मुस्लिम शासन से ही चली आ रही थी, या वो हमारी समाज में इस तरीके की सामाजिक बुराइयों को व्याप्त कर गए, स्थापित कर गए, तो ये चलती रही एक समय तक। लेकिन इन को प्रथाओं को समाप्त किया गया अलग अलग समय पे, है ना। तो वो वाले प्रश्न बनते रहते हैं। शिशु हत्या निरोधक, निरोधक का मतलब रोकना, इस कानून को समाप्त किया गया 1804 में, और व्यक्ति था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली वायसराय था भारत में, इसने समाप्त किया। सती प्रथा 1829 में समाप्त की गई सती प्रथा, और कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को खत्म किया। सती प्रथा यानी कि महिलाएं पुरुषों के साथ, अपने पति के साथ सती हो जाती थी। दोनों मत हैं इसमें, कई बार तो अपने पति के साथ सती होती थी, और दूसरा यह है कि कई बार जो ब्रिटिश शासक थे या ब्रिटिश शासन में थे वो जबरदस्ती थी भी महिला को, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हिस्ट्री की किताबों, जबरदस्ती भी महिलाओं को जला दिया करते थे, ऐसा भी उदाहरण है। इसके लिए आप थोड़ा सा देखने के लिए एक मूवी देख सकते हैं, और मूवी का नाम है मंगल पांडे, जो कि मेरे ख्याल से आमिर खान की है, जो कि भारत के इतिहास पर ही बनी हुई है ये पूरी की पूरी। उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें थी उस समय भारत में। बाकी का मत देखना मूवी भैया, पुलिस के पेपर तक आप यही पढ़ते रहो, है ना, यही में बुलाई है। ठगी प्रथा, ये भी एक सामाजिक बुराई थी। उन्मूलन किया गया। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। ये एक विलोम शब्द भी आता है हिंदी में कई बार, इसका विलोम शब्द क्या होता है, रोपड़। विलोम शब्द इसका रोपड़ होता है, उन्मूलन समाप्त करना, रोपड़ मतलब स्थापित करना। तो ठगी प्रथा भी एक सामाजिक बुराई थी, इसको खत्म किया गया 1830 में, और 1830 में किसने खत्म किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय। अगला प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। जैसे हिंदुओं में महिलाएं अगर विधवा हो जाती थी तो उनको अधिकार नहीं था पुनर्विवाह करने का पहले, कि भाई एक ही बार आप शादी करेंगे, यदि विधवा हो जाती हैं तो दोबारा आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं व्याप्त थीं उस समय समाज में। लेकिन इस व्यवस्था को तोड़ा गया और एक कानून बनाया गया। कानून बनाने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत प्रयास किया भारत में, और भारत में ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल के रहने वाले थे। बंगाल में प्रोफेसर भी रहे, कॉलेज के अध्यापन कार्य किया उन्होंने। इसके अलावा एक अखबार भी वो निकालते थे, अखबार का नाम सोम प्रकाश था, बहुत प्रसिद्ध अखबार था सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर का। इस अखबार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की हमेशा आलोचना करते थे ईश्वरचंद विद्यासागर। इसी अखबार को सबसे पहले एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटिन, 1878 की बात है, 1878 में इस अखबार पर सबसे पहले रोक लगा दी थी लॉर्ड लिटिन ने। कौन से एक्ट के तहत, वर्नाकुलर अधिनियम के तहत। आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा और कई बार एग्जाम्स में आया है। लॉर्ड लिटिन ने वर्नाकुलर एक्ट लगा दिया इस अखबार पर, कौन से पर, सोम प्रकाश। कौन निकालते थे, ईश्वरचंद विद्यासागर। वर्नाकुलर एक्ट का मतलब रोक दिया अखबार को, छपने नहीं दिया कि भाई तुम हमारे खिलाफ ज़्यादा लिख रहे हो, अब ये अखबार बंद है आपका, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना, 1878 की बात है। उसके बाद आया आगे गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन ने इस वर्नाकुलर एक्ट को आते ही समाप्त कर दिया था, है ना। लगाया किसने, ये भी आता है, समाप्त किसने किया, ये भी प्रश्न, दोनों ही प्रश्न पूछे गए।
तो इस क्रम में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत प्रयास किया कि भाई एक बार अगर महिला विधवा होती है तो उसे अधिकार दोबारा से शादी का होना चाहिए, विवाह का, अपना जीवन जीने के लिए नहीं समस्या रहेगी। तो ये बात है भारत में 1856 की, और उस समय जो काम कराया था लॉर्ड कैनिंग ने, वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का पहला वायसराय भी था, भारत का पहला वायसराय भी था लॉर्ड कैनिंग। और इसके समय में 1861 में 61 में वो बता रहा हूँ मैं, वो अधिनियम पारित किया था, विश्वविद्यालय अधिनियम और आया था इसी के समय में। तो 3 विश्वविद्यालय अधिनियम आया था या हाईकोर्ट अधिनियम था, मेरे ख्याल से हाईकोर्ट का अधिनियम था 1861 में। हाईकोर्ट जो है ना हमारे इस समय भारत में संविधान के हिसाब से 24 हाईकोर्ट हैं अलग अलग राज्यों में मिला करके। तो उस समय सबसे पहले हाईकोर्ट अधिनियम बनाया गया 1861 में। इसके तहत भारत के 3 प्रमुख शहरों में 3 हाईकोर्ट सबसे पहले बनाए अंग्रेजों ने, एक बम्बई में, एक कलकत्ता में और एक मद्रास में। ये 62 में बने हाईकोर्ट, लेकिन अधिनियम कौन सा था, 61 का था। और उस समय की कब की बात है, ये इसी के समय की बात है, कैनिंग के समय की बात है। ठीक है सर, ये था। एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत सारे हैं, एक वायसराय की बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन इसे पढ़ना आप अभी हाल। एक शारदा अधिनियम आया है, एक्ट का मतलब कानून, 1930 में आया था। ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लागू किया गया भारत में। किसके में, लॉर्ड इरविन। तो इसमें यह हुआ था कि लड़की की आयु 14 साल होगी ब्याह की, और लड़के की आयु 18 साल होगी। हाँ, पहले तो बहुत कम थी, 12 साल 10 साल पे ही शादी कर देते थे, लेकिन ये अधिनियम आया 1930 में। अधिनियम का नाम था शारदा अधिनियम। ये एक समाज सुधारक थे, डॉक्टर हरविलास शारदा, पूरा नाम था इनका, डॉक्टर हरविलास शारदा। 1930 की बात है ये। तो लड़कियों की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल ये निर्धारित किया गया इस कानून के तहत कि भाई कम से कम लड़की की उम्र 14 साल है जानी चाहिए ब्याह का, और लड़के की उम्र कितनी है जानी चाहिए, 18 साल। ठीक है जी। तो लॉर्ड इरविन थे इस काम को कराने वाले। दास प्रथा को भी खत्म किया गया। अब ये सब सारी जो सामाजिक बुराइयां थी ये उसी समय से चल रही थी भारत में, मुस्लिम शासकों के समय से, यानी कि दिल्ली सल्तनत पे 1200 साल तक तो दिल्ली सल्तनत वाले शासन करके भारत में। उसके बाद फिर मुगलों ने डेरा डाल लिया, बाबर ने आकर के। बाबर आते आते जाते 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 बाबर भी मुगल साम्राज्य वाले लंबे समय तक शासन कर गए। अब लगा लो 1526 में आया था बाबर। अब 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को उसने लड़ी हरियाणा के पानीपत में। इधर जो शासक थे वो थे दिल्ली के लोधी वंश के शासक थे, इब्राहिम लोधी। तो आमने सामने जब लड़ाई हुई तो इब्राहिम लोधी को हरा दिया, क्योंकि बाबर ने पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया। ऐसी व्यवस्थाएं उस समय भारत के शासकों पर नहीं थी, तोप वाली व्यवस्था। ठीक है, तो तोप चलवाई माने खूब 1526 में। 1527 खानवा की लड़ाई में, 16 मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई में कहाँ के शासक और आया था, कहाँ के शासक थे राजस्थान में, वो भूल गया मैं, मेवाड़ के शासक राणा सांगा को आया था खानवा की लड़ाई में, है ना। तो बाबर ने किस आधार पर लड़ाइयाँ जीत ली, तोपों को चलवा करके। ठीक है, तो क्या बता रहे थे हम सर यहाँ पे, तो दास प्रथा बता रहे थे। तो दास प्रथा को वही लागू कर गए। अब मुगलों को देखो 1526 में शुरू हुए और कब खत्म हुए। अंतिम मुगल बादशाह कौन था भारत का, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड था अंतिम, जो कि 1857 की क्रांति में उसने हुमायूं के मकबरे में जो दिल्ली में उसकी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम ने, उसमें उसने सरेंडर कर दिया था अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हुमायूं के मकबरे में। तो अंग्रेजों ने उसे पकड़ा और कहाँ पे भेज दिया, रंगून, म्यांमार भेज दिया कि जाओ साहब हम तुम्हें पेंशन दे रहे हैं, वहीं पे अपना जीवन यापन रोटी पाई खाइयो, ये तो मत देखियो इंडिया में उमड़ के, है ना। तो वहाँ पे रहे और वहीं पे मर गए। तो उनकी कब्र भी कहाँ है इस समय, म्यांमार में कब्र है। तो 1800 तक अगर सीधे सीधे जोड़ेंगे हम 1526 से 1800 तक, तो कितने साल मुगल शासन कर गए, ये जोड़ के मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो दास प्रथा का अंत किसने किया, 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने शासन किया था, है ना, एलन बरो। अगला वेलेजली ने एक संधि दी भारत में, कौन सी संधि दी, सायक संधि। तो सबसे पहले सायक संधि के तहत 1798 में हैदराबाद पे लागू कर दी थी, हैदराबाद के निजाम या हैदराबाद को शामिल किया सायक संधि पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हड़प नीति को देने वाला था डलहौजी ने हड़प नीति कब दी, 1848 में। और 1848 में जो हड़प नीति दी, इसके तहत सबसे पहले सतारा राज्य को हड़पा था, जो कि इस समय महाराष्ट्र में पड़ता है ये इलाका, सतारा राज्य को, है ना। इसी हड़प नीति के तहत 1856 में अवध का विलय कर लिया था इन्होंने, कुप्रशासन का आरोप लगा करके कि भाई तुम शासन सही नहीं कर रहे हो, इस वजह से अवध को हम अपने शासन में ले लेते हैं। तो 1856 में इन्होंने अवध को अपने शासन में ले लिया। किसने ले लिया, अंग्रेजों ने ले लिया था अवध को 1856 में। अगला पॉइंट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है।
और इसकी स्थापना गलत लिख दिया हमने यहाँ पे, 1887 में हुई थी, बिल्कुल 88 लिख दिया हमने गलती से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी और उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के समय की बात है। भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना भी किसके समय में हुई? लॉर्ड डफरिन के समय में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 बम्बई। और ये विश्वविद्यालय भी बना इलाहाबाद में। साइमन कमीशन कब आया भारत? 1928 में। डेट की बात करें तो 3 फरवरी को आया। आज कौन सी तारीख है? 7 फरवरी है। कौन सा डे है आज? रोज डे। आज रोज डे है, ठीक है। कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, यही जीवन है ना। तो साइमन कमीशन, चूंकि मुझे याद आ गया 3 फरवरी से, ये डेट मुझे 3 फरवरी 1928 को आया था साइमन कमीशन। और 7 फरवरी आज, 7 फरवरी को मना रहे हैं रोज डे। रोज माने कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना रोज माने क्या है। कंप्यूटर जी हमारे बता नहीं पा रहे हैं रोज माने क्या है। तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन आया था भारत, ये लिखना है आपको। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के में। भैया डेज के चक्कर में मत पड़ना, आप पढ़ाई करना धुआंधार। 1 सप्ताह 10 दिन बचे लगभग, खूब रिपीट करो, खूब रिवीजन करो धुआंधार। 1945 की बात है जी। 1945 में INA के सिपाहियों पर मुकदमा चलाया गया। INA इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चलाया गया। अब मुकदमा कहाँ चलाया गया भाई साहब? दिल्ली के, कहाँ पे चलाया गया कंप्यूटर जी? दिल्ली के लाल किले पर। दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया इनको पकड़ के। और उस समय वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल वायसराय था भारत का उस समय, है ना। क्योंकि आजाद हिंद फौज ने जापान की मदद लेकर के, जापान की सेना की मदद लेकर के उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत में अटैक किया, जिसमें कि मणिपुर और नागालैंड थे। उन राज्यों में अटैक किया और अंग्रेजों से आमना सामना हुआ। तब हमारी सेना, मतलब आजाद हिंद फौज की ताकत कम पड़ गई, या जापान की सेना की ताकत कम पड़ गई, तो इन लोगों को वहाँ सरेंडर करना पड़ गया। तो जो अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करके जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे उन पर मुकदमा चलाया। और मुकदमा की सुनवाई कहाँ पे होती थी? लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में। ये 1945 की बात है। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल थे। और लाल किले में बचाने की जो कोशिश करी, इनको फांसी की सजा दी गई, लेकिन इनका बचाया गया पूरे भारत में जोर शोर से। तो जवाहरलाल नेहरू, ऐसा माना जाता है कि बैरिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और बड़े बड़े नेता सब लंदन से पढ़ के आए थे। तो बैरिस्टर की उपाधि के तहत जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अपनी पोशाक को पहना। और पोशाक को पहनने के बाद कहाँ पे आए वो? दिल्ली के लाल किले में। उन्होंने इन लोगों का बचाव किया था सुनवाई के तहत, है ना। और एक और व्यक्ति थे इसमें, भोलाभाई देसाई, वो नेतृत्व कर रहे थे इस पूरी कार्रवाई का, वो अध्यक्षता कर रहे थे भोलाभाई देसाई 1945 के लाल किले की इस घटना का, है ना। तो लॉर्ड वेवेल याद रखना। अगला पॉइंट है 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली। जो कब की बात है? 20 फरवरी 1947। देखो फरवरी फिर आ गई, अभी 3 फरवरी थी, फिर 20 फरवरी आ गई। और फरवरी तो रहने दो, कोई बात नहीं है। फरवरी के इतने कम दिन यूं ही नहीं बनाए गए भाई साहब, इसी वजह से कम दिन बनाए गए, क्योंकि ये फरवरी बहुतों का दिल तोड़ जाती है, ठीक है। ज़्यादा समस्या ना हो जाए, इस वजह से इसके ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। तो देखो 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा कि 30 जून 1948 तक, 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। ये दोनों डेट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट्स लिख लेना, ठीक है। 30 जून 1948 को भारत को आजाद कर देंगे, ऐसा किसने कहा? क्लीमेंट एटली ने। और ये बात कब बोली? 20 फरवरी 1900, कंप्यूटर जी कब बोली? 47। ये लिखा है हमने 20 फरवरी 1947। और कहाँ पे बोली थी? लंदन में, कि भाई 30 जून 1948 तक आजाद कर देंगे भारत को। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को क्या कहा था? दूसरा औरंगजेब। हाँ, दूसरा औरंगजेब कहा था लॉर्ड कर्जन को। किसने बोला था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि जैसा औरंगजेब का व्यवहार था उसी तरीके से लगभग ऊपर नीचे लॉर्ड कर्जन काम कर रहा था नीतियों से, इस वजह से दूसरा औरंगजेब कहा। किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले। देखो एक जगह है दामन ए कोहो, अगर नहीं दिख रही तो मैं बता रहा हूँ। दामन ए कोहो नामक एक जगह है जो झारखंड में पड़ती है। ये जगह कहाँ पड़ती है? झारखंड में। इस जगह पर 1855-56 में एक विद्रोह हुआ था, इसका नाम था संथाल विद्रोह।
और ये किसने किया था? सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे। सिद्धू और कान्हू दोनों भाइयों ने मिलकर के, संथाल समुदाय के लोग थे ये, संथाल समुदाय यानी कि जनजाति से आने वाले लोग थे। तो इन्होंने मिल करके क्या किया था? अंग्रेजों का विरोध किया, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और एक सशक्त आंदोलन चलाया था अपने अधिकारों के लिए। जल, जंगल, जमीन के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है सर, पानी के लिए, जंगल के लिए और अपनी जमीन के लिए इन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी। किसने लड़ाइयां लड़ी थी? सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह, संथाल जनजाति जो कि झारखंड में निवास करती है, दामन ए कोहो नामक इलाके में जो हुआ था। तो ये था रिपीटेड क्लास, रिवीजन क्लास आपके लिए। बार बार पढ़ते रहिए, इनको देखते रहिए और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते रहिए। मेरी कोशिश 10 दिन में जितना भी हो सकेगा ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ला करके आपको पढ़ाता रहूँगा, अलग अलग जीएस के पार्ट्स के। ठीक है, शेयर करते रहिए, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।